वीगन लाइफस्टाइल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफी टाइम से लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट विद टाइम इतना पॉपुलर हो गया है कि अब इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर एसोसिएशंस बन गए हैं, इसके प्रॉपर इवेंट्स कंडक्ट होते हैं। सोसाइटी पे इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज पे इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और ये इन्फ्लुएंस अब सोसाइटी के हर सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये कॉन्सेप्ट पिछले कुछ टाइम में वेस्ट से इंडिया आया और इंडिया में बहुत पॉपुलर भी हुआ और इंडियन सोसाइटी में अब ये वीगन लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपनी पकड़ भी बना रहा है। तो ये वीगन लाइफस्टाइल या वीगनिज्म होता क्या है? तो बेसिकली हम इंसानों को उनके ईटिंग चॉइसेस के ऊपर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मीट ईटर्स। ये वो लोग होते हैं जिनकी डाइट में दूसरे एनिमल्स का मीट भी इंक्लूडेड होता है। ये लोग क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ दूसरे जानवरों का मांस भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन इस कैटेगरी के एक लेयर नीचे जाए तो हमें ये रियलाइज होता है कि भले ही इस कैटेगरी के लोग मीट कंज्यूम करते हैं पर हर कोई हर टाइप का मीट कंज्यूम नहीं करता। अब कौन किस एनिमल या बर्ड का मीट कंज्यूम करता है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर से आता है, क्या ट्रेडिशंस हैं उसके और वो किस रिलीजन को फॉलो करता है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं। ये क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो कंज्यूम करते हैं पर इनकी डाइट में किसी भी एनिमल का मीट इंक्लूडेड नहीं होता। पर भले ही वो किसी भी एनिमल का मीट कंज्यूम ना करते हो पर एनिमल से आने वाले बाकी के प्रोडक्ट्स जरूर कंज्यूम करते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और शहद। अब इस कैटेगरी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन तब आता है जब बात अंडे की आती है। एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है कि भाई अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। अब कुछ लोग इसे वेजिटेरियन फूड आइटम में कंसिडर करते हैं तो कुछ लोग इसे नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम में। अब जो लोग उसे वेजिटेरियन फूड आइटम में कंसिडर करते हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि भैया नॉन वेजिटेरियन वो होता है जो दूसरे एनिमल का मीट कंज्यूम करता है और अंडा किसी दूसरे एनिमल का मीट नहीं है, इसलिए वो वेजिटेरियन फूड आइटम की कैटेगरी में आएगा। और जो लोग इसे नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम मानते हैं वो लोग कहते हैं भैया अंडे से ही तो चूजा निकलता है, तो ये भी तो एक तरीके का लाइफ फॉर्म हुआ। अब भैया कौन सही है कौन गलत, इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ने वाला। तुम लोग कमेंट्स में बताना कि अंडा वेजिटेरियन फूड आइटम है या नॉन वेजिटेरियन। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, विच इज वीगनिज्म। वीगनिज्म एक तरीके से वेजिटेरियनिज्म का ही एक्सट्रीम फॉर्म है। वेजिटेरियनिज्म में आप एनिमल मीट नहीं पर बाकी के एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हो, पर वीगनिज्म में आप उन बाकी के एनिमल प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी वीगन डाइट में एनिमल से आने वाले कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूडेड नहीं होता। अगर इस लिस्ट को और एक्सपैंड करा जाए तो इस वीगनिज्म का भी एक एक्सट्रीम फॉर्म निकल के आ रहा है आज के टाइम पे। इस फॉर्म में ना सिर्फ खाने के मामले में बल्कि डेली लाइफ यूजेज में भी उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना होता जो किसी भी एनिमल से आती है। यानी कि क्लोथिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या कोई फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज जिसको बनाने में किसी जानवर का यूज हुआ हो उसको इस लाइफस्टाइल में यूज नहीं किया जाता। अब इस कॉन्सेप्ट को तो हम समझ गए पर सोचने वाली बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किसने किया, कौन इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया और क्यों लेकर आया। मिड 1800s में इंग्लैंड में वेजिटेरियन लोगों के लिए दुनिया का सबसे पहला फॉर्मल ग्रुप बना, एक सोसाइटी बनी जो कि वेजिटेरियन लोग और वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को प्रमोट करती थी। इसी की देखा देखी इसके ठीक 3 साल बाद अमेरिका में भी पहली अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी बनी। पर उस टाइम पे इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कैटल्स के हेल्थ से रिलेटेड। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंग्लैंड में 40% से ज्यादा काउस को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी और इसी की वजह से काउस के मीट और उनके डेयरी प्रोडक्ट्स पे एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था। और किसी भी जानवर को कोई बीमारी होगी तो उसके हार्मफुल एलिमेंट्स उसके दूध और उसके मीट में भी आएंगे। अब वेजिटेरियंस मीट तो खाते नहीं थे पर वो डेयरी प्रोडक्ट्स तो जरूर कंज्यूम करते थे। इसीलिए 1944 में डोनाल्ड वॉटसन नाम के एक इंसान ने एक नया टर्म क्रिएट करा विच वाज वीगन, उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि वेजिटेरियन तो थे पर वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं करते थे। और इस टर्म को क्रिएट करने की और वेजिटेरियंस में भी अलग से डिस्टिंक्शन बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि डोनाल्ड वॉटसन ये प्रूव करना चाहते थे कि वीगन लाइफस्टाइल से आप इन हार्मफुल एलिमेंट्स और खराब खाने से बच सकते हो जो कि इन डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और इसी के थ्रू वो इस बात को पॉपुलराइज करना चाहते थे कि इंसानों के लिए वीगन लाइफस्टाइल सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल है। उस टाइम के हिसाब से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंसिडर करते हुए सोच तो बहुत अच्छी थी पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया इस वीगन लाइफस्टाइल को प्रमोट करने वाले सोसाइटीज का तरीका और मोटिव दोनों बदल गया। जहां ये कॉन्सेप्ट लोगों को एक बीमारी के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए शुरू किया गया था, आज वहीं इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाता है जानवरों पे होते अत्याचार, बढ़ते कार्बन एमिशंस के लेवल, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग जैसे
जैसे अलग अलग फैक्टर्स को दिखा के। इसमें से कुछ फैक्टर्स बहुत लॉजिकल और मॉरली सही भी हैं, पर कुछ फैक्टर्स एकदम उसका उल्टा है। आज मैं इसी वीडियो में इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा बिना एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड से, और अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा जो कहीं पे वीगन्स के द्वारा उठाए जाने वाले उन फैक्टर्स को सपोर्ट करेगा और कहीं पे उनको अपोज। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन वीगन्स यही उठाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट में कि भैया इस मीट और डेयरी इंडस्ट्री की वजह से जानवरों पे बहुत अत्याचार होता है, कि पैदा होने से उनके एक प्रोडक्ट बनने तक उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, उन्हें ही बहुत हार्श और अनलिवेबल कंडीशंस में रखा जाता है। और इस बात से सिर्फ मैं क्या, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। हम ना जाने अपनी जिंदगी में कितने न्यूज देखते हैं, कितने किस्से सुनते हैं, कितनी फोटोज और वीडियोस देखते हैं जो कि इस एनिमल क्रूएल्टी को हाईलाइट करती है। लेकिन जब तुम इन न्यूज को, इन फोटोज और वीडियोस को देखोगे तो तुम एक चीज रियलाइज करोगे कि जानवरों पे ये जो अत्याचार होता है ये तुम्हें कभी भी छोटे पशुपालकों या किसानों के यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये तुम्हें अक्सर उन बड़े बड़े फार्म्स पे देखने को मिलेगा जो ये नामी गिरामी कंपनीज ओन करती हैं। वहां पर इन जानवरों को इतनी हार्श कंडीशंस में रखा जाता है, इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करा जाता है ना कि एक बार तुम उनकी हालत वहां देख लोगे ना तो तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। और ऐसा सिर्फ कोई एक कंपनी नहीं करती, हर कंपनी करती है, हर बड़ी कॉर्पोरेशन करती है। टाइम टाइम पे हमें बहुत एक्सपोज वीडियोस देखने को मिलते हैं और इन्हीं एक्सपोज वीडियोस में कानून कार्रवाई भी करती है। बहुत सारे लॉज भी बने हैं, पर ये कंपनीज पैसे और पावर के जोर पे इन लॉज से बचने का तरीका निकाल ही लेती है। अब तुम्हें ये सब देख सुनकर बहुत गुस्सा आएगा, तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, भाई इन कंपनीज को बंद करवा देना चाहिए, इनके फार्म्स पे ताले लगवा देने चाहिए। पर कोई भी आउटकम निकालने से पहले एक बार सिचुएशन की दूसरी साइड भी देख लेते हैं। अगर मीट और डेयरी इंडस्ट्री दोनों को कंबाइन कर दें तो पूरी दुनिया में इसकी टोटल मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से भी ऊपर है। और ये $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है 500 मिलियन लोगों को वर्ल्ड लेवल पे। देखो पूरी इंडस्ट्री को बंद कर देना तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं होने वाला। लेकिन एक पल को अज्यूम करते हैं कि इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बंद कर दिया जाता है, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ऐसा कोई बैन लगा तो कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट छिन जाएगी, कितने लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो कितनी गरीबी आएगी, कितनी भुखमरी बढ़ेगी और कितना क्राइम बढ़ जाएगा। और इस सब का इंपैक्ट उस देश में और उस देश की इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में तो काम करती नहीं, वो एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट होती है। और किसी भी इकोनॉमिक साइकिल में बहुत सारे फैक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर एक लूप क्रिएट करते हैं। अब किसी भी फैक्टर में जरा से भी कोई गड़बड़ी आ जाए तो वो पूरे साइकिल पे इफेक्ट करेगा, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट देश की इकोनॉमी में पड़ेगा। इसलिए चीजें बाहर से जितनी सिंपल लगती हैं अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री पे कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस पे स्टडी करना होता है। और ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई भी एक्शन लिया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। एक के बारे में सोच के अगर उसकी जान बचाने जाएंगे तो दूसरे का घर उजड़ जाएगा। ये तो वही बात हो गई, आगे कुआं पीछे खाई, जाए तो जाए कहां। अब कुआं पार करके आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि पिछले वाले पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है। अब वीगन्स ये वाला पॉइंट तो उठाते ही है कि भैया जानवरों पर कितना अत्याचार होता है, और इसी अत्याचार को वो लोग अलग अलग फॉर्म्स में भी प्रेजेंट करते हैं। जिसमें से एक पॉइंट है कि इन जानवरों को कैसे बड़ा किया जाता है इन फार्म्स पे। इन जानवरों को जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए कंपनीज इन्हें स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के डोजेस देती है। इसकी वजह से इनकी ग्रोथ एक बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से होती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखोगे तो 1950s, 1970s और 2000s के चिकन में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। 1950s के चिकन में कितनी ग्रोथ होती है 28 और 56 दिन में, और वहीं 2000s वाले चिकन में कितनी ग्रोथ है, एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा। कहां 1950s में 56 दिन में एक मुर्गा 1 किलो जितना बढ़ पाता था, आज के टाइम पे वही मुर्गा 4 किलो तक बढ़ जाता है। अब ये कंपनीज ये दावा करती हैं कि इन चिकन्स को प्रॉपर वैक्सीनेशंस दी जाती है, इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाता है और इन्हें एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाता है। और इन्हीं पॉइंट्स को वो लोग जोरों शोरों से एडवर्टाइज भी करते हैं। पर इसी एडवर्टाइजमेंट के पीछे ये कंपनीज वो सच छुपाती हैं जो ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। वैक्सीनेशंस की आड़ में इन एंटीबायोटिक्स के डोजेस लगते हैं, इन्हें ओवरफीडिंग करवाई जाती है ताकि ये जल्दी जल्दी बढ़ जाए और इन्हें मार्केट में बेच दिया जाए। और ये हार्मफुल एलिमेंट्स जो इन जानवरों के अंदर होते हैं ये सीधा हमें ट्रांसफर हो जाते हैं जब हम इनका मीट कंज्यूम करते हैं। और ये चीज हमारी सेहत पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रही है, पर ये चीज हमें अभी पता नहीं चलेगी। ये चीज हमें पता चलेगी काफी सालों बाद अलग अलग बीमारियों के रूप में। अब प्रैक्टिकल होकर बात करो तो इस सिचुएशन की एक दूसरी साइड भी है। अगर हम ये देख रहे हैं कि जानवरों को कैसे स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स देके बड़ा किया जा रहा है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि ये सेम चीज कितने क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ भी हो रही है। कई जगहों पे इन्हें भी उगाने में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो इनको खाने में भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना इन जानवरों को खाने में होता है।
तो करे क्या? देखा जाए तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि हम किसी भी एडिबल प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, फिर चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, ये अश्योर कर ले कि उसको उगाने में या उसको बड़ा करने में किसी भी हार्मफुल एलिमेंट का यूज ना हुआ हो। और इस चीज पे तो भैया हमें कंपनीज पे भरोसा करना ही पड़ेगा, वो जो बोल रहे हैं मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर खाने की प्रोडक्ट को हम लैब में ले जाकर चेक तो करवा नहीं सकते। लो भैया फिर फंस गए हम इन कंपनीज के झांसे में। अब इन कंपनीज के जाल से बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत ही अलग है और पर्सनली मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दिन ब दिन हमारा प्लैनेट अलग अलग रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। लेकिन इन सब में से सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सबने स्कूल में पढ़ा ही होगा। इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि दुनिया में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसमें से 35% एमिशन फूड प्रोडक्शन से होता है। अब इस 35% एमिशन में 57% आता है मीट और डेयरी इंडस्ट्री से, 29% आता है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री से और बाकी के 14% आता है कॉटन, रबर और बाकी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खेती से। अब इस 57% एमिशन जो कि मीट और डेयरी इंडस्ट्री से आता है उसमें भी बीफ का कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 1/4। चार्ट में देख लो, पता लग जाएगी कौन से फूड के प्रोडक्शन से कितना एमिशन होता है। अब वीगन्स ये वाला पॉइंट उठाते हैं कि देखो भैया ये डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंट्रीब्यूटर है इन ग्रीन हाउस गैसेस की, जो कि अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे प्लैनेट को। आप मीट और डेयरी को अवॉइड करके प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हो। देखो इस पॉइंट पे तो मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि ये वीगन्स हवा में बात नहीं कर रहे, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और मीट और डेयरी को अवॉइड करना हमारे प्लैनेट के लिए ही बेनिफिशियल है। हम चाहे किसी भी जात, धर्म या देश से क्यों ना आते हो, रहते तो हम इसी प्लैनेट पे है ना। हमें इस प्लैनेट को इतना सस्टेनेबल बना के रखना है कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे आने वाली जनरेशंस भी आराम से रह पाए इस धरती पे। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है ऑप्शंस। वीगन्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जब आपके पास इतने प्लांट बेस्ड फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें वो सारा न्यूट्रिशन होता है जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, तो आप डेयरी और मीट क्यों कंज्यूम करते हो? सिर्फ आप अपने टेस्ट के लिए करोड़ों जानवरों को मार देते हो हर साल। सुनने में ये पॉइंट लॉजिकल लगता है, जब हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्लांट बेस्ड फूड्स के, तो हम मीट क्यों खाएं? लेकिन वहां क्या होगा जहां पे ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है? इस धरती पे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर क्रॉप्स उग नहीं सकते, सालों भर बर्फ पड़ी रहती है, वहां पे इतने प्लांट बेस्ड ऑप्शंस नहीं होते, इसीलिए लोग मीट और डेयरी पे हेविली डिपेंडेंट होते हैं। और क्रॉप्स को दूसरी जगह से इंपोर्ट करवाना भी बहुत महंगा पड़ेगा एज कंपेयर टू लाइव स्टॉक को पालना। हर जगह ये प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी कुछ सोसाइटीज में लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एनिमल्स पे अपने फूड ऑप्शंस के लिए। वो मजबूर हैं सिर्फ अपने एनवायरनमेंट की वजह से। अब मजबूरी को ही अपना बेस बनाकर बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। वीगन्स को काउंटर करने के लिए अक्सर लोग ये आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि भैया इंसान भी तो एक इकोसिस्टम का पार्ट है और उसी इकोसिस्टम में बाकी के एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और इंसान, एनिमल्स और बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी इकोसिस्टम में एक फूड चेन का हिस्सा हैं। अब जानवर तो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तभी फूड चेन अच्छे से चल भी रहा है। और अगर हम इंसान दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगा और पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस पे वीगन्स ये दलील पेश करते हैं कि भैया कार्निवोरस एनिमल्स का तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है दूसरे जानवरों को खाना, उनकी मजबूरी है दूसरे जानवरों का शिकार करना, तो वो तो चेंज होने नहीं वाले। पर इंसान तो चेंज हो सकते हैं, वो तो अपने चॉइसेस पे कंट्रोल रख सकते हैं, इसलिए इंसान तो दूसरे एनिमल्स का मीट अवॉइड कर सकते हैं। तो इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि अगर हम दूसरे जानवरों का नेचुरल इंस्टिंक्ट देख रहे हैं तो इंसानों का भी नेचुरल इंस्टिंक्ट शुरुआत से ही प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करने का है, क्योंकि हम इंसान प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं और प्राइमेट्स ओमनिवोरस होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो देखा जाए तो भैया हम तो अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस तो नेचुरली ओमनिवोर्स ही होते हैं। जो लोग वेजिटेरियन बनते हैं वो लोग अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना चूज करते हैं। अगर हम इंसानों को सिर्फ वेजिटेरियन ही बनना होता ना, तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करने का होता, हम दूसरे जानवरों का मीट कंज्यूम करने का सोचते ही नहीं। जब वीगन्स थक हार के अपने सारे दांव पेच इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, तब वो निकालते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। वो कहते हैं तुम कुछ जानवरों का, कुछ बर्ड्स का मीट कंज्यूम करते हो, वो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब एशियन कंट्रीज कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू ये सब खाते हैं तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है, तुम उसका अपोज करते हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि इंसान किस जानवर का मीट खाएंगे और किस जानवर का नहीं? हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक ट्रेडिशन होता है, तुम अपना फॉलो कर रहे हो, वो लोग अपना फॉलो कर रहे हैं। जैसे उन सब जानवरों का मांस तुम्हारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसी तरीके से तुम जिन जानवरों का मांस खाते हो वो हमारे
हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। इस पॉइंट पे मैंने थक हार के बहुत दिमाग लगाया, लेकिन मुझे कोई आर्ग्यूमेंट मिला नहीं इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए। इसीलिए ये वाला पॉइंट ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में इस आर्ग्यूमेंट का एक सॉलिड सा काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो। अब हमने पूरी वीडियो में इतने फैक्ट्स देख लिए, इतने आर्ग्यूमेंट सुन लिए, तो सवाल ये आता है कि भैया कौन सही है और कौन गलत। वो लोग जो वीगन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं या वो लोग जो मीट और डेयरी को कंज्यूम करते हैं। और इसका जवाब ये है कि कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। ये पूरी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे बेस्ड है और ये सारे इश्यूज ब्लैक या व्हाइट नहीं बल्कि एक ग्रे एरिया में लाया करते हैं, जहां पे सवाल सही गलत का नहीं बल्कि सिचुएशन का आता है। इंसान एक सोसाइटी का पार्ट है और इस दुनिया में बहुत सारी सोसाइटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, पर हर सोसाइटी का कल्चर, बिलीफ और ट्रेडिशन बहुत अलग होता है और उन सोसाइटीज में रहने वाले लोग उन्हीं कल्चर, बिलीफ और ट्रेडिशंस को फॉलो करते आए हैं हजारों साल से। अब अचानक से एक सोसाइटी अपना बिलीफ और कल्चर किसी और सोसाइटी में थोपेगा तो चीजें वहां गलत हो जाएंगी। इसीलिए इस पूरी सिचुएशन का सबसे सिंपल सोल्यूशन ये निकलता है कि भैया ये उस पर्टिकुलर इंसान पे छोड़ दें कि वो कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है, किन बिलीफ्स को मानना चाहता है बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, और वो अपने साथ साथ बाकी लोगों के लाइफस्टाइल और बिलीफ्स की भी रिस्पेक्ट करे। इसी तरीके से इंसान किसी सोसाइटी में रह सकता है पीसफुली। तो भैया 100 बात की एक बात, जिसको मीट कंज्यूम करना है करे, जिसको डेयरी कंज्यूम करना है करे, जिसको वीगन बनना है बने। ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए और इस डिसीजन में किसी और का इन्फ्लुएंस कभी नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से तुम किसी को इन्फ्लुएंस मत करो, अपने बिलीफ्स उस पे मत थोपो सिर्फ उसे अपने जैसा बनाने के लिए। जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, उसे बदलना होगा तो खुद बदल जाएगा। अगर मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।